कल क्या पढ़ रहे थे जी? स्टेट हाँ? स्टेट स्टेट फंक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्टेट फंक्शन। बताइए क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या होता है बताइए, क्या समझे? आपने कहा था कि लगाने की लगाए कोशिश किए थे, लग गया है। एक लाइन में भी पूछा जाएगा, क्या बताएंगे स्टेट फंक्शन क्या है? बैठे बैठे थ्री क्राइटेरिया फर्स्ट हो इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल फाइनल क्या है? इनिशियल टू फाइनल स्टेट आगे पथ होगा एक ही बार इनिशियल टू फाइनल। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन है ना, ये सारे स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आने में वो किस पाथ को चूज किए हैं। एक स्टेप में भी आ सकते हैं, 10 स्टेप में भी आ सकते हैं। यदि कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आने में एक ही स्टेप लगा रहा है, जैसे मान लीजिए क्या है, P1 है और ये P2 है, तो जो सिस्टम का प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि सिस्टम हमारा एक स्टेप से चल के आ रहा है या मल्टी स्टेप को वो फॉलो करते हुए आ रहा है। क्योंकि आ तो रहा है इसी फाइनल स्टेप पे। आप अपने घर से चले कोचिंग आने या कॉलेज आने में कई रास्ते हो सकते हैं ना, जो नियम यहाँ वो आपके में फॉलो नहीं होगा, तब कई रास्ते से आइए तो वहाँ तो आपका दूसरी बात हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करती है, इसीलिए जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, जैसे क्या है P2 और P1, तो इसको लिखिए क्या, P2 माइनस P1। आप पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सारे के सारे स्टेट फंक्शन इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, यदि वो क्या है स्टेट फंक्शन है। ठीक, जैसे हम कहते हैं वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट आर नॉट द स्टेट फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इस सिस्टम के द्वारा किया गया काम वर्क या एनर्जी, हीट एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब? यानी वर्क और हीट की वैल्यू इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये पाथ पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? पाथ पे डिपेंड करेगी। जैसे आपको एग्जाम्पल हम बताया है कि आप चले जाइए, कहाँ जाएंगे, किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए, अरे यार ये कौन सा माल है, कोरियन है या इधर जो पड़ जाता है गोल करके आगे सिटी मॉल। अब आपको सिटी मॉल में फिल्म देखने जाना है, मल्टी स्टोरी ये भी तो है, सिटी मॉल में फिल्म देखने जाना है, तो आपका इनिशियल स्टेट क्या है, जहां आप टिकट विंडो पे टिकट लिए पिक्चर का, और फाइनल स्टेट क्या है, जहां आप टॉकीज पे पहुंचना चाहते हैं, है ना, तभी पिक्चर देखेंगे। और सिस्टम क्या, आप खुद है सिस्टम वहाँ पे।
अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ी चढ़ के जाएं या लिफ्ट से जाएं, दो पाथ हो गए ना। तो कोशिश कीजिए आप लिफ्ट से होके जाइए और आप जल्दी जल्दी सीढ़ी होके जाइए। जब सीट पे जाके अगल बगल बैठेंगे तो कौन ज़्यादा हाँफ रहा होगा? ये ज़्यादा हाँफ रहे होंगे क्योंकि जल्दी जल्दी चलना पड़ा, क्योंकि एनर्जी वर्क ज़्यादा करना पड़ा। आप तो आराम से लिफ्ट में बैठे, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लिफ्ट उठा के लेते नहीं जाओगे। तो वर्क क्या है? ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आप घर से साइकिल से मतलब आप घर से भाई यहाँ आने के लिए कई रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता होगा। निश्चित तो छोटे रास्ते से आएंगे आसानी से पहुँच जाएंगे, बड़े रास्ते आएंगे आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्क और एनर्जी ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन ये पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ। ये कॉन्सेप्ट दिमाग पे हमेशा होना चाहिए, व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। और जब यदि आएगा स्टेट फंक्शन के बारे में, यदि तीनों क्राइटेरिया पता है तो लिख लीजिएगा, लेकिन कम से कम पहली वाली क्राइटेरिया कि इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू नहीं डिपेंड करती, पाथ में डिपेंड नहीं करती। ये तो लिखना ही लिखना है, समझ गए ना। आपके बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए ये जो पहली क्राइटेरिया ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो दोनों है इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आगे आप कंपटीशन में ये पता होना चाहिए कि ऐसे निकलता है। स्टेट फंक्शन दिया है तो हम या तो साइक्लिक रूल अपनाएं या इनवर्स रेसिप्रोकल कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या क्या पढ़े थे? आइसोथर्मल पढ़े थे, दूसरा क्या था? एडियाबैटिक था, आइसोबारिक था, और चौथा था आइसोचौरिक, और एक आपका जो है साइक्लिक प्रोसेस। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आपके क्या हैं? या तो इसको प्रोसेस बोलिए या कंडीशन बोलिए। कंडीशन भाई हम अपना एक्सपेरिमेंट आइसोथर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं। हम अपना एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? थर्मोडायनामिक स्टडी एडियाबैटिक कंडीशन में कर रहे हैं। एनर्जी ना तो हम सिस्टम को दे रहे हैं ना सिस्टम से ले रहे हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे जो बेसिक जो प्रोसेस होते हैं एक्चुअली दो ही तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस को आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरीके से एडियाबैटिक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। हेडिंग डालिए रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम साइंस में किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ये साइंस में क्या एक जनरल हम किसी चीज़ जब डिफाइन करते हैं तो उसको आइडियल मान लेते हैं, ठीक है ना। भगवान ने इस पृथ्वी पे दो लोगों को भेजा, एक इंसान को और एक
जानवर, भेजा ना। और बड़ा क्लियर कट दोनों में जो है फर्क है। इंसान के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, ये आइडियल कंडीशन है। और जानवर के जनरली 4 उस तरह से होते हैं, है? तो हम देखते ही पता चलता है भैया ये जानवर है, ये इंसान है। तो आइडियल कंडीशन के लिए इंसान की कुछ डिफिनीशंस हैं। अब ये अलग बात है कि आज के ज़माने में या कलयुग में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं ना करें। हम आप आइडियल हैं? कैसे आइडियल? हम तो चश्मा लगाते हैं। भगवान ने सोचा था कि भगवान ने जो इंसान को भेजा तो चश्मा लगा के भेजा था, तो क्या 2 आँख रहे देखेंगे उससे? है कि नहीं है? वैसे भी ना हम आइडियल हैं ना आप आइडियल हैं। समाज जानता है सब कुछ। देखने में कुछ और, करने में कुछ और आता है। रोज अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो आइडियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे हम लोग बीएससी प्रीवियस में पढ़े थे, गैसियस स्टेट पढ़े थे ना, हैं? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया था? आइडियल गैस डिफाइन किया गया था कि भैया गैस की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गैस हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल का एक समूह होता है। उसके हर एक मॉलिक्यूल का शेप, साइज वगैरह समान होता है। ये आपस में लगातार टकराते रहते हैं। इनकी टकराहट ऐसी होती है कि एक टक्कर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एक गैस का वॉल्यूम जो है लगभग 0 होता, नगण्य होता है। यदि 1 मोल गैस को इस कमरे में फैला दे तो हम कहेंगे गैस का वॉल्यूम क्या है? 1 मोल है। सॉरी, इस कमरे का वॉल्यूम है। उसी 1 मोल गैस को एक छोटे से डिब्बे में बंद करके रख दे, बंद हो जाएगी क्यों नहीं? तो हम कहेंगे उसका वॉल्यूम क्या है? तो इस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो ये सब आइडियल गैस की परिभाषा थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कोई भी गैस आइडियल थी? कोई भी गैस आइडियल थी? नहीं थी। क्योंकि गैस यदि आइडियल होती तो जाड़े में हमको कोहरा नहीं दिखता। कभी सोचे जो कुहासा दिखता है वो क्यों दिखता है? वो क्या है? कभी सोचे हैं? गर्मी में नहीं दिखता है। अभी जाड़ा शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखता हमको। फॉग है। फॉग क्या है? हाँ, क्या है? संकुचित हो जाते हैं। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल जो है गैस के फॉर्म में है। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास आते हैं। पास पास आते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। पास पास आते हैं, जब पास पास आएंगे तो क्या होंगे? वही वाटर मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में है वो वाष्पीय लिक्विड फॉर्म में हमको दिखने लगते हैं। आप ऐसे हाथ लगाइए कोहरे पे तो पानी पानी हाथ होता है कि नहीं होता है? तो यदि गैस आइडियली बिहेव करती तो ऐसा हो सकता था? नहीं होता। क्योंकि गैस आइडियल कंडीशन क्या है? 2 गैस मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन जाड़े में क्या हो रहा है? 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो वो गैस जो है वाटर के रूप में हमको दिख रही है। तो हम सहूलियत के लिए पहले आइडियल बिहेवियर को कंसीडर करते हैं, उसके बाद नॉन आइडियल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसको आप एक तरीके से क्या मानेंगे? आइडियल प्रोसेस मानेंगे। क्या होता है तरीके से ये? आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है
यदि वह रिवर्सिबली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? इनफाइनाइट टाइम। तो क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें इनफाइनाइट टाइम लगता हो पूरा होने में? कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इनफाइनाइट टाइम लेता है? नहीं लेता है। दूसरा क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन। ड्यूरिंग प्रोसेस ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस के हर एक स्टेप में टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस मिलना मुश्किल, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। टेम्परेचर का प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस there should not be any frictional force, फ्रिक्शनल फोर्स होना ही नहीं चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसा भी मिलना बहुत मुश्किल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो हमारे हाथ और ईयर के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है। हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैर के तलवे और जमीन के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, हम बराबर गिरते रहेंगे। सब आप 6-7 पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जितनी कंडीशन है ये किसके लिए है? आइडियल केस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यानी हमारे सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वे जनरली क्या होते हैं? इररिवर्सिबल इन नेचर। क्या होते हैं? इररिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? वह प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई वो है ही नहीं है, बहुत स्लो हो। ठीक। और हर एक स्टेप में टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? वो कांस्टेंट। और कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अप्लाई। ठीक है। तो हेडिंग डालिए रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। इसके बारे में अपनी चीजें हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए the reversible process are characterized by the fact that when the system is responded restored, देखिए restored to its original state, by traveling the forward sequence of step, in the reverse order, then
then not only the system but also the surroundings are restored but not only the system but also the surroundings are restored to their original states. To their original states. Forward sequential step in reverse, then not only the system but also the surroundings are restored to their original states. Next line देखिए, conditions of reversibility are conditions of reversibility are number one, it is necessary that system should always be in a state of virtual equilibrium. And process should take place very slowly or carried out infinite, takes place very slowly, bracket with infinite time. Number 2 लिखिए, the frictional force must be completely absent. The frictional force must be absent. Must be completely absent. The frictional force must be completely absent during the whole process. The pressure and temperature of the system must never differ from its surroundings at any stage of the process. पूरा लिख लिया ना, क्या लिखिए, the pressure and temperature of the system must never differ from its surrounding at any stage of the process. चौथा कैसा होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट रियल. Reversible processes are not real, but only ideal. Which can be carried out only theoretically. तो ये आपका क्या हो गया है,
रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा करके लिखिए। Any process which does not take place, any process which does not take place, any process which does not take place infinitely, does not take place infinitesimally, infinitesimally, infinitesimally slowly, is said to be an irreversible process. Is said to be an irreversible process. Is said to be an irreversible process. Thus, irreversible processes are real, natural and spontaneous in nature. Real, natural and spontaneous. spontaneous, spontaneous in nature. अब जैसे स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब क्या है? ये थर्मोडायनामिक शब्द आगे चल के बहुत आएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या? इररिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आप कोई वस्तु ऊपर उछालते तो कहाँ आएगी? नीचे है। तो क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? बता। कोई भी लिक्विड है, वाटर है, उसका मूवमेंट क्या होगा? हाई लेवल से लो लेवल पे, कभी लो से हाई में नहीं होगा। लो से हाई में होता है, लेकिन उसके लिए पंप लगाना पड़ता है, स्वतः नहीं हो सकता। होगा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में हमेशा क्या होता है? करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। समझ रहे हैं? ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, इनको जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? हाई टेम्परेचर से लोअर तक, कभी भी लो से हाई नहीं होगी। क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? एक हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और एक लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दीजिए। कर दिया? तो मिक्स करने पे क्या होगा? जो मिक्सचर होगा उसका कंसंट्रेशन हाई वाला होगा कि लो वाला होगा? हाई वाला होगा? लो वाला होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा भाई। हमने कहा एक बीकर में 1 नॉर्मल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरे बीकर में 0.5 नॉर्मल का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? दोनों तो कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट। कंसंट्रेशन इसका 1 नॉर्मल, इसका 0.5 नॉर्मल है। तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? एक बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? एक बड़ा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब हमने क्या कहा? इसको इसमें डाल दीजिए पूरा। जो मिक्सचर बनेगा इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 नॉर्मल होगा कि 0.5 नॉर्मल होगा? नॉर्मल मतलब अरे सेम हो, कंसंट्रेशन हुआ क्या होगा? सेम तो हो ही जाएगा। तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो 1 नॉर्मल होगा कि 0.5 नॉर्मल या कुछ और होगा? कुछ और हो जाएगा। ठीक है?
कुछ और कैसे होगा, जब मिलाएंगे तो इसमें भी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें भी है, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें भी है। तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कौन सा है, कोई भी सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है ना, क्या क्या, अरे यार सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हाँ, इसमें सॉल्यूट क्या है, चीनी का घोल बनाते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है, चीनी होती है, सॉलिड चीनी होती है, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है, पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, बस कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसमें हमने ज़्यादा कॉपर सल्फेट मिलाया है 100 ml में, इसमें कम कॉपर सल्फेट मिलाया है 100 ml में। अब जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर का कंसंट्रेशन ना तो 1 नॉर्मल रहेगा ना ही 0.5, बल्कि इनके बीच का कोई हो जाएगा। तो बीच का कैसे होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल्ड या माइग्रेट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कॉपर सल्फेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक निश्चित सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उसमें समाहित है। जैसे हम आपसे कहें, आप घर पे चीनी का डिब्बा रखते हैं, चीनी दिखती है ना, अब पानी रखते हैं, पानी भी दिख रहा है। अब हम आपके सामने 2 गिलास रख दिए और कहें कि भैया एक गिलास में चीनी का घोल है और एक गिलास में सादा पानी है। बिना टेस्ट किए आप बताइए किस गिलास में चीनी का घोल है, कौन सा चीनी वाला, कैसे बताएंगे। चीनी दिखती है सॉल्यूशन में जाने के बाद, कभी सोचे कहाँ गायब हो जाती है, पानी में मिलाने के बाद चीनियाँ गायब कहाँ हो जाती है, या नमक मिलाने में चीनी गायब कहाँ हो जाती है, आँख से दिखती नहीं हमको। और ऐसा भी नहीं कि उसको ठोक ठोक के कूट कूट करके और छोटा कर देते हैं, बस वो मिलाते चम्मच से घोलते हैं वो गायब हो जाती है। कभी सोचे है तो सिंपल क्लास 6 के बच्चे पढ़ते हैं यार। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और चीनी सॉलिड है। ये तो आप जानते हैं, लिक्विड वाले केस में लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं और सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं ना, है? यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। तो कोई भी चीज़ हम इसे मिलाते हैं सॉलिड, तो क्या करता है, वो इसी स्पेस में जाकर के वो सॉलिड क्या होता है, ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू होता है। तो हमको वो दिखता नहीं है, उसके चारों जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है, जो वाटर दिखता है। और जब ये खाली स्थान पूरे सॉलिड से क्या हो जाता है, भर जाता है, उसके बाद जब 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा हम मिला, 1 चम्मच या 1 दाना भी यदि हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो यहाँ तो कोई स्पेस अब बचा नहीं। तो फिर क्या होता है, वो नीचे बैठने लगता। आप कितनों घोलिएगा वो घुलेगा ही नहीं। एक अवस्था ऐसी आ जाती है, आती है ना, कुछ तो बोलते हैं क्या, सैचुरेशन पॉइंट, क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड। तब आप चीनी लगातार, तब आपको चीनी नीचे तलहटी में दिखने लगेगी। अब तलहटी में दिख रही चीनी, अब क्या कीजिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। जब बढ़ाएंगे तो जो चीनी तलहटी में दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच स्पेस और बढ़ जाएगा। जब और बढ़ गया तो वो जो नीचे थी वो भी आके वहाँ पे समाहित हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, जितना भी हमने एग्जाम्पल बताई, ये सब क्या है, नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
और इसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हमको स्टडी थर्मोडायनेमिक्स पे करनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन reversible and irreversible process। irreversible process। अब एक लाइन खींची जैसे, एक तरफ लिखिए क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी तरफ लिखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें नंबर 1 लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। takes infinite time to complete। irreversible process में लिखिए नंबर 1, this process has appreciable speed, appreciable appreciable speed and this process has appreciable speed and completed soon। and completed soon। नंबर 2 लिखिए रिवर्सिबल में, it is only a concept, it is only a concept, CONCEPT, it is only a concept and does not exist, EXIST, and does not exist in true sense, in true, true sense, SENSE। नंबर 2 इसमें लिखिए, it is real, full stop। thus all processes which actually occurred in nature, occurred in nature are irreversible in nature, are irreversible। ठीक है। तीसरा लिखिए इसमें, क्या छोटा है कुछ, तीसरा लिखिए, a reversible process can be made, to go in either direction। A reversible process can be made to go in either direction, in
either, EITHER, either direction। नंबर चौथा इसका, तीसरा इसमें लिखिए, तीसरा पॉइंट, an irreversible process can proceed only in one direction। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे इसको? Only in one direction, an irreversible process can proceed only in one direction। ये समझे हैं? नंबर 3 जो लिखवा है रिवर्सिबल, क्या लिखवा है? द रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी मेड टू गो इन आइदर, आइदर मतलब क्या? अरे इधर मेरे सामने देखिए, कपियों का देख रहे हैं, कपियों में देखिए नहीं है, EITHE, आइदर मतलब क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन जा सकता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, तो कौन सा बताएं? H2 प्लस I2 2HI, ठीक है? ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में। ये क्या है? कैसा प्रोसेस है? ओनली वन डायरेक्शन। कौन सा हो गया ये? इररिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन हम इस पे एक सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के तहत यदि यही प्रोसेस अप्लाई करें तो यही रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? H2 प्लस I2 2H। अब ये क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया ये? अब हम आपसे पूछे, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, अंतर क्या है? सिर्फ इस तीर का ही अंतर है, यहाँ इस तरह की तीर लगी है, यहाँ पे ऐसी लगी है, तो क्या अंतर हो जाता है इससे? पूरा प्रोडक्ट इसमें एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा? पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और कोई बता, चाहिए आप बोल रहे हैं, आप बताइए कुछ। किस केस में? इस केस में? अच्छा, तो ये कंडीशन कैसे लाई जाएगी? इस कंडीशन पे इस कंडीशन में क्या अंतर है? क्या हो जा रहा है? यहाँ पे क्या है बेटा? ये यूनिट इसी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, यानी समय के साथ रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, समय के साथ H2 और I2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होता चला जाएगा और HI का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक कि पूरा का पूरा H2 और I2 HI में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी उस स्थिति में ये हो जाएगा कि इन दोनों का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, हमने ऑलरेडी कंडीशन ऐसी दी हुई है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ध्यान सुनिएगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ना तो हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन, ना आयोडीन का कंसंट्रेशन और ना ही जो HI बना है उसमें उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, जब तक कि हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना लाएं। टाइम के साथ क्या हो गया? ये रुक गया है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये चीज हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे क्या है? एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, यहाँ पे आइदर डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से इधर भी जा रहा है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेकिन एक समान
रेट टाइम के साथ का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल ही, लेकिन इसको क्या करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन दिए हैं तब जाके इसमें रिवर्सिबिलिटी है, अदरवाइज ये आएगा नहीं। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग जब केमिकल एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द एक लिखवाया गया था इन आइडल डायरेक्शन और दोनों तरफ फ्लो करने से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये, चौथा लिख लीजिए। चौथा पॉइंट इसमें रिवर्सिबल में, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, work done by reversible process is greater than the work done by reversible process is greater than the corresponding irreversible process, than the corresponding irreversible process in between two states, in between two states, ठीक है। नंबर 4 इसमें लिखिए, the work done is lesser than that of reversible process, the work done is lesser than that of reversible process। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस पे कार्य को हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, यदि इस वाले रिएक्शन के लिए ज़्यादा वर्क लगेगा बल्कि इसके, ठीक ना। यानी W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इररिवर्सिबल। सेम सिस्टम के लिए, सेम सिस्टम जो सेम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा। कोई एक सिस्टम ले लीजिए तो उसको आप दो तरीके से परफॉर्म कीजिए, तो इनिशियल से फाइनल में जाएगा, पहले आप उसको रिवर्सिबल कंडीशन ले जाने की कोशिश कीजिए और दूसरा आप उसको फिर रिवर्सिबल, इसमें वर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रिवर्सिबल वाले में ज़्यादा। कभी कभी छोटा क्वेश्चन इस पर आ जाता है, ठीक वाली क्वेश्चन है ना, वर्क डन इसमें ज़्यादा है। पांचवा लिख लीजिए, कौन लीजिए, अच्छा, a reversible process is in equilibrium state, a reversible process is in equilibrium state at all stages of the operation, at all stages of the operation, ठीक है। उसके लिखिए रिवर्सिबल केस में, an irreversible process, an irreversible process is in equilibrium state, is in equilibrium state at the initial and final stages of the operation, at the initial and final stages of the operation, okay। इसलिए तो आपका क्या हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल टाइम कितना होगा, देखो छोटी चीज आप बता दें तो देखिए थर्मोडायनामिक्स में जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्या स्टडी करना है, वर्क एंड वर्क एंड हीट
निश्चित है हमको काम करना है या सिस्टम को वर्क कराना है तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। यानी सीधी सी बात लिख सकते हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो प्रॉपर्टीज में है तो सिंपल फंडा है। अब होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है कि सिस्टम को वर्क करने के लिए या कोई थर्मोडायनेमिक्स हम कौन सी पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मशीन वाली नहीं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंजेस होते हैं। फिजिक्स में आप लोग कार्नाट साइकिल वगैरह वो इंजन पढ़ते हैं ना, वो उस तरीके से पढ़ते हैं। हीट इंजन और क्या कर जाता है ना, सोर्स एंड सिंक और क्या क्या। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, या हीट बाहर होती है। ये एक सिंपल सा फंडा है और ये आपको पता होना चाहिए। यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ जब हम बात करेंगे से कोई चीज निकल रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो कौन आपको दिमाग में आना चाहिए, कौन रिलीज करेगा, सिस्टम। इसको सिस्टम लेके हम मान के चलिए हमारा सिस्टम जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, तभी बात समझ में आएगी। सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होता है, सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये याद कर लीजिए, हीटिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर। एंडोथर्मिक क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है, आपको ठंड सी महसूस होती है इस प्रोसेस में। जैसे फ्रिज में आप ठंडी बोतल रख दीजिए, इस सुबह निकालिए, फिर से बोतल को रखिए, तो क्या होगा, बाहर जो है पानी की बूंदे दिखती की बोतल पे, ठंडा ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि पानी जो अंदर है वो तो ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा, वो क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सराउंडिंग में हमको कैसा महसूस होता है, हम तो सराउंडिंग में कैसा महसूस होगा, ठंड या कूलिंग जैसा दिखता है। कभी कभी चूल्हे पे पानी मिला तो बहुत नहीं, जब इससे पुताई होता है चूल्हा, क्या कहते हैं उसको, उसमें पानी डालिए धुआं फेंकता है तो वहाँ रही गरम गरम लगता है ना, तो वहाँ क्या है, जैसे ही पानी डाल तो क्या वहाँ हीट एनर्जी बाहर आती है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में आती है, तो हमको कैसा लगता है, गरम, यानी हीटिंग प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। क्या, हाँ, किसी भी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो वो कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। हाँ, गैसेस तो दो गैस को मिलाएंगे तो होता नहीं है, ब्लास्ट करता है, कुछ भी हो सकता हो, तो रिएक्शन, हाँ बिल्कुल गैस में होगा। देखो पहली बात ये जानो, अच्छा क्वेश्चन की हो कि थर्मोडायनेमिक जो स्टडी की जा रही है यहाँ पे,
किताबों में जो हम लोग बताएंगे, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी फार्मूले डिराइव किए जाएंगे, वो किस फेज में डिराइव किए गए हैं? गैसियस, सॉलिड नहीं, गैसियस फेज में। समझ रहे हैं? क्योंकि करीब करीब 90%, 80 to 90% केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं। सॉलिड फेज के रिएक्शन, दो सॉलिड का आपस लगाना रिएक्शन करते हैं, जनरली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके एटम और मॉलिक्यूल स्थिर रहते हैं ना। हाँ, उनको भी कंडीशन दी जाए तो करते हैं, ऐसा नहीं सॉलिड से, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ की गई है, वो क्या मान के की गई है? गैसियस फेज के लिए मान के की गई है। ठीक है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हीट को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब, ये तो होना ही होना, दोनों में से एक कंडीशन होगी ही होगी। यदि ये कंडीशन होगी तो निश्चित है टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो होगी है? यहां से ये वाला, इसका टेम्परेचर कुछ होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कुछ होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन होगा। यदि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, या यदि प्रोडक्ट बन गया है तो फिर वो किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक? भाई सोडियम को तो तुम तो जैसे ही एयर में लाते हो तो तुरंत वो ब्लास्ट कर जाता है। हाँ, तो वो कैसा रिएक्शन होगा? वो तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। आपको कैसा महसूस है? गर्म महसूस होता है, इतना गर्म है आपकी आँख सब निकाल सकता है, लेकिन खूब ज़्यादा। इसीलिए सोडियम को लेबोरेटरी में हम कैसे रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। अब ऐसा सोडियम बना के उसको कोट कर दिया जाता है जैसे डायरेक्ट रिएक्शन ना कर सके। समझ में है ना? पानी में तब भी विस्फोट करता है, यही रिएक्शन। यदि रिएक्शन हो, भाई सोडियम को आप पानी में डाल दिए तो ब्लास्ट करता है कि नहीं करता? ब्लास्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन हो तभी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट कर रहा तो क्या कर रहा है? एनर्जी तो बाहर निकाल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कहा है सेकेंड ईयर आप प्रैक्टिकल करेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल सोडियम को उसमें आप कौन सी पत्ती उसमें डाला जाता है, उसके लिए कहा जाता है भैया किसी और स्टूडेंट की तरफ नहीं होना चाहिए। सोडियम यदि हल्का सा हीट करोगे तेजी से वो बाहर निकलता है, कोशिश करेंगे। किसी और स्टूडेंट की तरफ होगा तो उसकी आँख पर तोड़ने का चक्कर है। जब सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल कीजिएगा इसको, आप कितना सावधानी बरतें उससे मतलब नहीं है, आपको देखना कि आपके अगल बगल कितना सावधानी बरत रहा है, आपकी तरफ से लेकर कर रहा है। केमिस्ट्री लैब में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एसिड जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड हैं, यदि हाथ में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन है। ठीक है? जहां आपको रिएक्शन के साथ हीटिंग इफेक्ट दिखे वो क्या है? वो एक्सोथर्मिक रीजन। और जहाँ कूलिंग दिखे महसूस होता वो एंडोथर्मिक। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज है, एक तो वर्क देखा जाता है और एक एनर्जी देखी जाती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कब करेगा? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। If system absorb the energy, then it will work by the system. Work will done by the system. सिस्टम के द्वारा काम होगा। तो कहने का मतलब ये कि सिस्टम यदि एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और यदि सिस्टम हम क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या है?
एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और यहाँ क्या है, एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम। प्लस का मतलब क्या है, ऐड होना, तो सिस्टम एनर्जी ऐड हो रही है। जहाँ जहाँ सिस्टम एनर्जी ऐड होगी आप क्वेश्चन में एनर्जी को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। जहाँ जहाँ सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी यानी निगेटिव, यानी इसको आप निगेटिव क्वांटिटी दे देंगे। इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इससे बताइए कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा, किस केस में वर्क पॉजिटिव होगा, किस केस में वर्क नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स में। पहले वाले में पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में नेगेटिव होगा। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, संसद में किसी से बहस होती है तो बहस के दौरान हाथ पा के आता है ना, पक्ष अपना निर्णय देता है, विपक्ष अपना करता है, जिसका मत ज़्यादा होता है वो सही होता है। आप चारों में से क्या कहते हैं, ऊपर वाला क्या है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, आप यही कहते हैं, सोच के बोलिए, गलत है। शब्दों को ध्यान से यहाँ तक कह रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, हम इसी को वर्क कर रहे हैं, तो वर्क इसका ऐड हो रहा है ना, ऑन द सिस्टम इसमें ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम के द्वारा काम होगा वर्क, तो वर्क क्या हो, खर्च होगा ना, ऐड होगा, खर्च उसका ऑलरेडी था तभी तो वर्क कर ले रहा है, एनर्जी थी तभी तो कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन माने क्या, पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और जो पूछना पूछिए, आज का खत्म है, पूछना चाहते हैं।